माँ की याद मुझे बहुत ही धुंधली सी है। मैं उन दिनों 7 साल का था। माँ की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। एक शाम माँ के पेट में जोर का दर्द उठा था। वे दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। पिताजी पड़ोस में रहने वाले राजन चाचा के साथ माँ को अस्पताल लेकर गए थे। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में बहुत से लोग जमा थे। आदमी लोग भले ही पिताजी के पास चुपचाप बैठे थे, लेकिन औरतें दादी के गले लग लग कर खूब रो रही थीं। मैं उस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबको इस तरह रोता देखकर मैं भी रोने लगा। फिर रोते हुए दादी के पास जाकर पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो दादी मुझे सीने से लगाकर जोर से रोने लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने सवाल का जवाब ना पाकर जब मैं पिताजी से पूछने बाहर आंगन में गया तो उन्होंने भी बिना कुछ बोले मुझे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही राजन चाचा के इशारे पर उनका बेटा दीपू मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वहीं उसने मुझे नाश्ता करवाया और कई घंटों तक बैठाए रखा। उसके बाद तो कई दिनों तक घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन माँ लौटकर नहीं आई। फिर कई दिनों तक माँ का इंतजार कर कर और उनके बारे में सवाल पूछ पूछ कर भी जब मैं कुछ जान नहीं सका तो मैं अक्सर जिद करने और रोने लगा। तब एक दिन दादी ने समझाते हुए बताया कि मेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिना बताए मुझे यहाँ छोड़कर माँ कैसे जा सकती है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दादी हर रोज एक नई कहानी सुना देती। हर रोज उनकी कही नई बात, नई कहानी से मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब लौटकर आने वाली नहीं। उन दिनों मैं जब कभी भी रोते हुए कहता कि मुझे भी माँ के पास जाना है, तो दादी या पिताजी मुझे प्यार से गले लगाकर कहते, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, तभी तो माँ अकेली चली गई है। उन दिनों में बड़ी ही अजीब मनोस्थिति से गुजर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बस कभी माँ पर और कभी रोज रोज नई कहानियाँ सुनाने वाली दादी पर मुझे रह रह कर गुस्सा आता था। मैं दिन भर खींचता, चिड़चिड़ाता, जिद करता और रोता रहता। उधर पिताजी भी बहुत परेशान व उदास रहने लगे थे, क्योंकि वे तो बड़े थे। माँ फिर भी उन्हें साथ लेकर नहीं गई थी। पिताजी से कुछ पूछने कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे वे घर पर ज़्यादा रहते ही कहाँ थे। सुबह से देर रात तक काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहने लगे थे। दिन भर चारपाई पर बैठकर माँ पर हुक्म चलाने वाली दादी पर एकाएक घर का सारा काम आ पड़ा था। दादी को वैसे भी जोड़ों के दर्द के कारण उठने बैठने में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में राजन चाचा की बहन संजना दादी की मदद को आ जाया करती थी। धीरे धीरे वह मेरे भी सारे काम करने लगी थी। मुझे स्कूल से लाना, खाना खिलाना, मेरा होमवर्क करवाना वगैरह वगैरह। उन्हीं दिनों उसने बीए की परीक्षा दी थी। वह मुझसे इतनी बड़ी थी, फिर भी मैं उसे संजना ही पुकारता था, क्योंकि दादी उसे संजना बुलाती थी। किसी से कोई रिश्ता जोड़ने की मेरी तब उम्र ही नहीं थी। दादी अक्सर मुझे टोकती, पर मैं दादी की उन दिनों सुनता ही कहाँ था। हाँ, संजना जरूर मेरी बात सुनकर हंस दिया करती थी। धीरे धीरे संजना ने घर का लगभग सारा काम ही संभाल लिया था, क्योंकि दादी के जोड़ों के दर्द ने उन्हें चारपाई पकड़वा दी थी। मैं तब क्या जानता था कि मेरे ही घर में क्या चल रहा है। नियति मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। गर्मियों की छुट्टियां थीं।
मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। छुट्टियों में मैं अक्सर माँ के साथ उनके घर जाया करता था। उस बार मामा स्वयं मुझे लेने आए थे। कुछ दिनों बाद पिताजी के साथ जब मैं घर लौटा तो देखा कि संजना घर में सुंदर गोटे, किनारी वाला सूट और ढेर सारे गहने पहने बालों का जूड़ा बनाए आंगन में दादी के पास बैठी उनके पैरों की मालिश कर रही है। संजना उन सब चीज़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर पूछा, संजना, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तभी दादी ने मुझे प्यार से अपने पास खींचते हुए कहा, संजना नहीं, माँ कह। अब यह संजना नहीं, तेरी माँ है। अब यह यहीं रहेगी तेरी देखभाल के लिए। इतना सुनते ही मुझे जैसे बिजली का करंट सा लगा। पिताजी ने रास्ते भर मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को पचा नहीं पा रहा था। आंखों में आंसू लिए घर के अंदर भागा तो वहाँ दीवार पर माँ की तस्वीर की जगह पिताजी और संजना की मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी थी। अब मेरे पास किसी से कुछ पूछने को बचा ही क्या था। मैं समझ गया कि इन तीनों ने मिलकर मुझे घर से दूर भेजकर यह खेल खेला है। मेरी रुलाई फूट पड़ी, गाल आंसुओं से भीग गए। मैं घर से भागा और भागता चला गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आखिर हार कर पेड़ के नीचे बैठ घुटनों में सिर देकर रोने लगा और देर तक बैठा रोता रहा। जल्दी ही पिताजी मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गए थे। वे चेहरे से बहुत दुखी लग रहे थे। मैं चुपचाप उठकर उनके साथ चल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उनके साथ ना जाता तो उस उम्र में अकेला कहाँ जाता। मैं घर तो आ गया, लेकिन अब मेरे जीवन में परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज़ कुछ बदल रहा था। माँ के बाद पिताजी के साथ सोने वाला मैं अब दादी के साथ सुलाया जाने लगा था। दादी के पास मुझे नींद नहीं आती थी। अगर कभी जिद करके पिताजी के पास सो भी जाता तो भी सुबह उठता दादी के ही कमरे में था। संजना, जिसे मैं माँ कभी ना कह सका, उसका दखल अब घर में ज़्यादा हो गया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। संजना जितना मेरे पास आने की कोशिश करती, उतना ही मैं उससे दूर होता जा रहा था। बचपन का भोला मन पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। सही और गलत का विवेक उस उम्र में था ही नहीं। सो मैं परिवार में सबसे कटा कटा अपने में ही गुमसुम सा रहने लगा था। दादी की बात बात पर मुझे संजना की तरफ धकेलने की कोशिश मुझे दादी से भी दूर करने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मेरी देखभाल तो मात्र बहाना है। संजना दरअसल हमारे पूरे घर और घर के लोगों पर कब्जा करना चाहती है। मेरी देखभाल तो वह पहले भी करती ही थी। इसके लिए उसे पिताजी के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा मन दुनियादारी, रीति रिवाज, रिश्तों के ताने बाने जैसी बातों को समझने को तैयार ही नहीं था। संजना हमारे घर में सब पर अधिकार जमाने और मुझे पिताजी से छीनने आई है। यह बात मेरे मन में कहीं गहरी बैठ गई थी। उस पर लगा सौतेली माँ होने का ठप्पा मुझे ठीक से कुछ सोचने ही नहीं देता था। स्कूल में दोस्तों से सुनी जा रही सौतेली माँ की कहानियाँ, बातें और ताने मेरे मन में संजना के सौतेलेपन को कठोर बनाते जा रहे थे। पिताजी से तो मैं उसी दिन ही दूर हो गया था जिस दिन उन्होंने संजना को मेरी माँ की जगह दे दी थी और मुझे अपने इस निर्णय में शामिल करना तो दूर, मुझे इस बारे में बताया तक नहीं था।
वैसे बीते इतने वर्षों में मुझे कई बार लगा कि पिताजी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं या शायद अपनी मजबूरियां मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। पता नहीं यह उनका संकोच है या उनके प्रति मेरा रूखा व्यवहार है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। एक दिन कई दोस्तों ने मिलकर पास के शहर में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। पिताजी काम के सिलसिले में 4 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। दादी को सिधारे हुए 1 साल हो गए थे और संजना को मैं किसी गिनती में लेता ही नहीं था। सो बिना किसी से कुछ पूछे कुछ कहे मैंने भी दोस्तों के साथ जाने का मन बना लिया। इसी साल कॉलेज में दाखिला होते ही पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बाइक तोहफे में दी थी। पिताजी इसी तरह के कीमती तोहफों से अपने और मेरे बीच की दूरी को कम करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन दूरियां थी कि बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि संजना जो बीच में खड़ी थी। पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी ना उसे स्वीकार कर पा रहा था, ना ही खुलकर कभी कोई प्रतिवाद ही कर पाया था। 2 और दोस्तों के पास अपनी बाइक है, सो हम 6 दोस्त सुबह ही घर से निकले तो कॉलेज के लिए, लेकिन शहर की ओर चल दिए। फिल्म देखी, पूरे दिन शहर में खूब मौज मस्ती की और शाम को लौट रहे थे कि घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारा संतुलन बिगाड़ दिया। दूसरे दोस्तों का तो पता नहीं। मैं सड़क पर उस ट्रक के साथ दूर तक घिसटता चला गया था। गहरी बेहोशी की हालत में मैंने स्वयं को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। कब किसने कैसे मुझे अस्पताल पहुंचाया मुझे कुछ पता नहीं। पट्टियों में बंधा दर्द से निढाल था मैं और मुझे खून चढ़ाया जा रहा था। मेरे आसपास कोई नहीं था। तभी एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, प्लीज़ डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को होश में लाइए। यह हमारी इकलौती संतान है, हमारे जीने का एकमात्र सहारा है। एक औरत रोवासे स्वर में गिड़गिड़ा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपनी बोझिल पलकें उठाकर आवाज़ की दिशा में देखा। वह औरत कोई और नहीं, संजना थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बेबस, परेशान, दुखी और आंसू बहाती और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती संजना का यह रूप मुझसे देखा नहीं गया। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। बचपन से अब तक का जीवन आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गया। शरीर का दर्द कहीं पीछे छूट गया। दिल में एक टीस सी उठी। मुझे अपने जीवन का एकमात्र सहारा, अपनी इकलौती संतान कहने वाली को मैंने तो कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। मन आत्मग्लानि से भर गया। शायद किसी दोस्त, राहगीर या पुलिस ने घर पर खबर कर दी थी। संजना रात में अकेली कैसे, किस हाल में खबर पाते ही यहाँ पहुंची, कुछ पता नहीं। मैं अपने आप को धिक्कारने लगा। आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। ज़्यादा कुछ सोचने की स्थिति में मैं था ही नहीं। एकाएक दिल और शरीर से दर्द की एक लहर सी उठी और मैं माँ कहकर कराह उठा। नर्स संजना के पास जाकर बोली, लगता है आपके बेटे को होश आ गया है, वह आपको पुकार रहा है। संजना एक आह भरते हुए बोली, मुझे नहीं पुकार रहा, मुझे तो यह संजना कहता है। आप तो कह रही थी कि यह आपका इकलौता बेटा है। नर्स ने हैरान होते हुए पूछा। उत्तर में वह कुछ नहीं बोली। क्या कहती, क्या समझाती वह उस नर्स को।
नर्स ने भी कुछ और नहीं पूछा। वर्षों से हर रोज़ नए नए मरीजों की देखभाल में लगी रहने वाली नर्स के पास उनके जीवन में झांकने का समय ही कहाँ था। नर्स कंधे उचकाते हुए बाहर चली गई। मैं एक ममतामयी स्पर्श माथे पर महसूस किया, जिसके लिए मैं वर्षों से तरस रहा था, जो मेरे पास था, लेकिन मैं ही उससे दूर भागता रहा। उस स्पर्श में जादू था, जो धीरे धीरे मेरे दर्द को सुलाकर मेरी चेतना जगा रहा था। सुबह जब ठीक से होश आया तो पिताजी मेरे सामने खड़े थे। मुझे जागा देखते ही उनके अंदर मेरे प्रति वर्षों से जो आक्रोश दबा था वह फूट पड़ा। यह वर्षों से चली आ रही इसकी जिद, इसकी मनमानी का ही नतीजा है। किसी को कुछ समझता ही नहीं। अरे माँ सौतेली है, लेकिन बाप तो तेरा अपना है। लेकिन नहीं जी, गुस्से में वे और भी ना जाने क्या क्या बोलते जा रहे थे। संजना पिताजी को चुप कराती हुई बोली, देख नहीं रहे बेटा कितनी तकलीफ में है। ऐसे में गुस्सा करना जरूरी है क्या? बच्चा है, मन हुआ तो दोस्तों के साथ चला गया। सारी गलती तो उस ट्रक वाले की है। और आप, तुम आज भी इसकी वकालत कर रही हो, जबकि यह तुम्हें किसी गिनती में लेता ही नहीं। बेटा बेटा कहते तुम्हारा मुंह सूखता है। एक यह है जिसने तुम्हें कभी। पिताजी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कह पाए थे कि मैंने माँ कहते हुए संजना का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ और पिताजी की आंखें भी नम हो आई। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे आंसू सब कुछ कह गए थे। पिताजी फौरन बाहर चले गए। शायद अपनी आंखों में आए खुशी के आंसुओं को वे किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। संजना ने मेरे आंसू पोंछते हुए मेरा माथा चूम लिया। आज समझ में आया, संजना मेरी सौतेली माँ नहीं, सिर्फ माँ थी, जिसने मुझे दुनिया की हर खुशी देने के लिए जानबूझकर अपनी खुद की गोद सूनी रखी, क्योंकि उसने अपने आप को मेरी माँ मानकर ही पिताजी से शादी की थी। सच में माँ महान होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।